हैं, इनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाता है। ये वाली बात भी हम भली और भांति जानते हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे यहां पर लेना होता है, वो वाली बात मालिक यहां पर करी जा रही है। तो अब मैं आपको यहां पर लिए चलता हूं पोर्टल की तरफ। चलें? हां सर जी चलिएगा। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो वो तो वहां पर अगर एक बार देखें तो ज्यादा अच्छा हमें फील होगा और प्रतीत हो जाएगा। ठीक है जी। तो आ मेरे बच्चा, मैं ले चलता हूं तुझे पोर्टल के ऊपर। gst.gov.in पर आ जाते हैं। gst.gov.in पर आगे जी हम। ये आपका पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आकर कई सारी चीजें दे रखी, होम है, सर्विस है, जीएसटी लॉ है, डाउनलोड्स हैं, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, ई इनवॉइस जो कि नया कॉन्सेप्ट है आपका, तो जो बताया भी गया था, तो वहां से वो वेबसाइट पर ले जाता है। तो यहां पर आकर हम सर्विसेज पर आ जाते हैं। सर्विसेज में आके खुलते हैं रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड और ई वे बिल। तो मुझे कहना भैया मुझे तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। करेक्ट? क्या न्यू रजिस्ट्रेशन है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, ये फाइल एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशंस। अच्छा, क्या करते हो? ये मतलब क्या क्या है इनका मैं आपको बताऊं। मैं अभी नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा और मैं मेरी जो एप्लीकेशन है वो सारा का सारा फिलअप करके सबमिट कर दूंगा। जब मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अधिकारी उस पर अपना एक्शन लेता है। या तो वो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा अगर मेरी एप्लीकेशन ऑल ओके है तो, और अगर मेरी एप्लीकेशन में कुछ दिक्कतें हैं तो वो एक डेफिशिएंसी नोटिस मुझे इश्यू कर देता है। डेफिशिएंसी नोटिस में कहेगा कि भैया आपका एड्रेस प्रूफ सही नहीं है, या बिजली के बिल में जो आपने जो स्कैन किया है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, या कोई और वजह भी उसमें हो सकती है। तो वैसे करके वो वहां पर बात करता है। तो उसका फिर मुझे जवाब देना होगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। तो मुझे मेरी तरफ से उस नोटिस का जवाब देना होता है। तो मैं एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पर क्लिक करता हूं और यहां पर जवाब दे देता हूं। ये ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस की मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हुई नहीं हुई, ये उसके लिए है। तो फिलहाल तो मैं आता हूं आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर। यहां जो दे रखा है वो क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन, आगे है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, यहां पर करके आपका ये आता है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? मेरे लिए यहां पर बाबू 2 हिस्सों में ये मेरी एप्लीकेशन है। पार्ट ए, ये फॉर्म का पार्ट ए चल रहा है इस समय, और उसके बाद आपका पार्ट बी आएगा इसके लिए। ठीक है, पार्ट ए एक प्रकार से क्वालिफाइंग राउंड है, जहां पर मुझे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब मुझे क्रॉस वेरीफाई कराने होते हैं। एक प्रकार से आइडेंटिटी है मेरी कि मैं ओके हूं, मैं जेन्युइन पर्सन हूं। उसके बाद असल में जो पार्ट बी आएगा तो वहां पर मुझे मेरा फॉर्म फिलअप करना होता है। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही मैं मेरा ये पहला राउंड क्वालिफाई करूंगा तो मेरे लिए एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर TRN, यहां पर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी बोल देते हैं, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN यहां पर जनरेट कर दिया जाता है। और उस TRN के आधार पर मैं भविष्य में भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। आई मीन टू से कि मैं आपके सामने आज ये पार्ट 1 फिलअप कर दूंगा, मेरा TRN जनरेट हो गया है। ठीक है, अब ये TRN 15 दिन तक मेरा वैलिड रहता है। जो मुझे पार्ट बी भरना है, जो असल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है मेरी, वो मैं अगले 15 दिन तक कभी भी फाइल करूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। IMA, मैं कौन हूं? तो यहां पर पूछता है कि तुम ये हो, तुम एक टैक्स पेयर हो क्या? तुम एक टैक्स पेयर हो क्या? आपका 20 लाख 10 लाख से ऊपर चला गया है, या सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन करवाना है? एज ए टैक्स पेयर यू आर लाइबल टू पे GST, दैट्स व्हाई यू आर सीकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। यस और नो? तो मैं टैक्स पेयर पे क्लिक कर दूंगा। क्या आप टैक्स डिडक्ट, अगर मैं टैक्स पेयर पे क्लिक कर दूंगा तो यहां ये आ जाएगा। दूसरा, क्या आप एक टैक्स डिडक्टर हो? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें TDS जो होता है वो डिडक्ट करना होता है, तो उसका सेपरेट अपना ये रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसकी यहां बात करेंगे। क्या आप TCS कलेक्टर हो? जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के केस में TCS की बात होती है। क्या आप एक GST प्रैक्टिशनर हो? क्या आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो? क्या यूनाइटेड नेशंस बॉडी हो, जो UIN जिनको चाहिए होता है?
या आप एम्बेसी वगैरह वाले हो, या अदर नोटिफाइड पर्सन हो, या नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, या आप एक ओईडार वाले हो, आप कौन हो आप यहां बताइए। तो मान लीजिए मेरा नॉर्मली 20 लाख 10 लाख से ऊपर चला गया है और मुझे एज ए टैक्सेबल पर्सन, मैं मतलब एज ए टैक्स पेयर मैं अपना रजिस्ट्रेशन चाहता हूं, तो मैं इस पर यहां क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, तो बाबू मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है। ऐसे करके मेरी बात हो जाती है। उसके बाद ये मुझसे, सर इसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं था, कोई बात नहीं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए यहां पर अगर जगह नहीं दे रखी तो आप यहां टैक्स पेयर में ही रख के चलिएगा, उसका ऑप्शन आपको आगे मिल जाता है कि आप कौन है, किस तरह से हैं। सेलेक्ट स्टेट या यूटी कीजिए। मैंने कहा भाई साहब दिल्ली, दिल्ली मैंने कर दिया। दिल्ली के बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। हमने कहा भाई साहब साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली हमने यहां पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये कहता है कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड ऑन द पेन। मेरा जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उस पर जो भी आपका लीगल नेम आ रहा है, अगर कंपनी तो कंपनी का नाम आ रहा होगा, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल का नाम आ रहा होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मेरे इंडिविजुअल पे जो पेन पे मेरा नाम आ रहा है वो ये है राजकुमार NADER, ये मेरा गोत्र हो गया यहां पर आकर, ये मेरा सरनेम है यहां पे। तो सर ये कौन होते हैं? चौधरी जाट। हाँ जी, तो ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है जी। उसके बाद में आता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बताइए। हमने कहा ले लीजिए AFAPN 8510M, ये मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर यहां आ जाता है। ठीक है जी। अब कह रहा अपना ईमेल एड्रेस डालो। कह रहा अगर आपके पास पेन नहीं है तो क्लिक हियर टू अप्लाई, वो यहीं से लिंक पकड़ा दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। आप मेल आई डालिए CA राज चौधरी CHOUDHARY @gmail.com, ये मैंने यहां पर डाल दिया साहब। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद कह रहा मोबाइल नंबर दो। हमने कहा 9810012161, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। कह रहे ये भरो जरा, कैप्चा फिल करो आप। 621629 621629, ये हमने फिल कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है यहां पर आकर बाबू, ये हमारे जो ये पेन है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर को मेरा क्रॉस चेक करेगा। जो CBIC पोर्टल पर ये पेन्स की डिटेल CBIC NSDL से लिंक है, तो ये मेरा वेरीफाई होगा अभी के अभी हाथ के हाथ। अगर मैं मेरा नाम यहां पर गलत लिख दूं, सिर्फ राजकुमार ही नाम लिखूं, तो बोलेगा भाई साहब आपका ये नाम और नंबर मैच नहीं हो रहा है। ये अभी रियल टाइम के अंदर इसको CBIC से लिंक कर रखा है, वहां से इसको क्रॉस चेक किया जाएगा। दूसरा, मेरा जो फोन नंबर है और जो मेरी ईमेल आईडी है, इसे ये OTP के माध्यम से अभी यहां पर आकर इसे क्रॉस चेक करेंगे कि जो आपने दिया है वो सही है भी नहीं। अब ये क्या आया, ये कह रहे भाई साहब आपने तो पहले भी रजिस्ट्रेशन के लिए कर रखे हैं, क्या मामला है ये? उत्तर प्रदेश में भी लिया था पहले आपने, दिल्ली में भी है, फिर उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ मैंने लिए थे, मैंने पिछले बैच के अंदर जब ये करवाए थे तो सिखाया था, तो ये सारे कर रखे थे, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, अप्रूव्ड अप्रूव्ड, कैंसिल इनएक्टिव, कुछ इस तरह से यहां पर पिक्चर आ रही है। मेरा अपना खुद का जो बिजनेस है, काम धंधा है, वो कंपनी के रूप में मैं करके चलता हूं। मैंने अपनी 2 कंपनीज बना रखी हैं, तो उनमें मैं अपना करके चलता हूं, इंडिविजुअल में मैं काम नहीं करता हूं। तो कह रहे हैं क्या, यू ऑलरेडी हैव above registrations under GST mapped against PAN, do you wish to proceed? हमने कहा हाँ, यस, हम प्रोसीड करना चाहते हैं। तो ये प्रोसीड यहां पे कर जाएगा और कह रहा है ये बताओ जरा आपके मोबाइल पे ना OTP आया होगा, वो बताइए जरा, मेल पर भी आया होगा। हमने कहा ठीक है हम बता देते हैं, रुकिए जरा। अरे तो हैंग हो रहा है का? OTP हमारे मोबाइल का आया है 2851 285156, ये यहां पर आ गया जी। और जो मेल पर हमारा OTP आया है वो क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। मेल का जो OTP है ये आ गया साहब, और ये है 912-499 जीवन प्रैक्टिकल से ही चलता है, ध्यान रखिएगा मालिक। प्रोसीड्स कर दिया हमने कहा भाई साहब डाल दिया हमने, तो ये जैसे हमने इसको डाला, ओहो दैट्स ग्रेट, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज दिस वन।
मैं कहा भैया फोटो खींच लूं, इसकी आगे मुझे जरूरत पड़ सकती है मुझे इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने इसका फोटो खींच लिया। हालांकि मेरे मेल वेल पे सब पे आया हुआ है, ऐसा फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं होती, पर मैं तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। तो आगे बोलते हैं यूजिंग दिस TRN यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माई सेव्ड एप्लीकेशन, एक स्टेटस आता है माई सेव्ड एप्लीकेशन, एंड सबमिट ऑन GST पोर्टल। Part B of the application form needs to be completed within 15 days, that is by 6 January 2021। वहां तक आपको ये करना पड़ेगा। तो आज से 15 दिन बाद ये डेट आपकी निकल कर आएगी। पोर्टल में एक चक्कर तो पड़ जाता है, डेट पता लग जाती है कि हम किस समय की क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं ये तो पता लग जाता है। हाँ जी, तो आज तारीख है आपकी 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर से 15 दिन मतलब 6 जनवरी 2021 तक ये आपका वैलिड रहेगा। तो मैं इसको यहां पर छोड़ सकता हूं, मैं इसे क्विट कर सकता हूं, और क्विट करने पर जो शुरू वाले पेज पर आपने देखा था कि आप नॉर्मली न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरू कर रहे हैं या TRN से शुरू कर रहे हैं, तो मैं TRN से वहां शुरुआत कर दूंगा, और मतलब मुझे ये पार्ट दोबारा फिलअप नहीं करना पड़ेगा, शुरू में ही TRN डाल दूंगा, तो मैं डायरेक्टली पार्ट B के पर पहुंच जाऊंगा। अब यहां से कहते हैं, हम कहेंगे भैया चलो अभी फाइल करते हैं। Would you like to save this password to use this apps and website? चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत है तो यहां पर हमारी बात हो जाती है। अब यहां पर वही पेज आ गया, ध्यान दीजिए, ये आपका वही पेज आ गया जो शुरू में खुला था। हमने यहां से शुरुआत करी थी इसकी, आई एम कौन ऐसे वैसे करके, लेकिन अब मेरे पास में TRN आ गया है, तो मैं TRN को यहां पे सेलेक्ट कर देता हूं। और मेरे पास जो TRN आया था ना मालिक वो ये था जी 07000। एंटर टेम्पररी रेफरेंस नंबर 07200 72000 2297 2297 31 TRN। ये भरो, ये बड़ा चक्कर पड़ता है यार, क्या है ये 561760 561760 ये मैंने यहां पे डाल दिया, और हमने कहा भैया प्रोसीड्स, यस। फिर OTP, जिंदगी आधी जिंदगी तो OTP में जा रही है यार, फिर आ गया OTP। तो लो साहब इस बार कहां भेजा है OTP, मोबाइल पे भी और इस पर भी है जी, देख लो जो भी आपका आया है। तो ऊपर भी आया था ना यहाँ पे, यस, ये OTP है मेरा यहां पर 754900। अब इसको करने के बाद तुम थ्योरी देखना कितना मजा आ जाएगा, थ्योरी में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी आपको। ये भी डाल दिया हमने, यस यस। अब कह रहा है भाई साहब क्रिएशन डेट 22 दिसंबर 2020, फॉर्म नंबर GST REG 01, फॉर्म डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट इतनी है, और स्टेटस ड्राफ्ट, और यहां एक्शन। तो अब आपको ना यहां क्लिक करना है एक्शन पे, यस हमने ले लिया एक्शन। आपका स्वागत है पार्ट B के अंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मालिक। अब यहां पर कह रहे हैं कि देखो एप्लीकेशन टाइप, न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट वगैरह सारी चीज यहां पर आ रही है आपकी। और पहला पॉइंट यहां पर ये इतने सारे टैब्स, इतने पेज हैं आपके, बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर पार्टनर, ऑथोराइज सिग्नेटरी, वन बाय वन आपके ये सबमिट होते चले जाएंगे। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, फिर वेरिफिकेशन, और उसके बाद में ये सबमिट कर दिया जाएगा। जब सबमिट करने का नंबर आएगा तो वहां बोलेगा कि भाई साहब ये आपका जो DSC के थ्रू करना चाहते हो या फिर आप EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो जो भी मेरे पास में है DSC, तो DSC के इस्तेमाल से मैं से आगे अपना डिजिटल साइन हो जाएगा मेरा, और ये मेरी एप्लीकेशन आगे चली जाएगी। तो पहला पेज यहां पर ऑलरेडी क्लिक्ड है, तो ये आ गया जी अपना लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो मैंने ऑलरेडी फिगर दे चुका हूं वो ऑटो पॉपअप यहां हो चुकी है। ट्रेड नेम एंटर कर दीजिए, हमने कहा ठीक है मालिक, ये लीजिए, इसमें डालते हैं CA राजकुमार क्लासेस, हमने डाल दिया ट्रेड नेम, ये हमारे बिजनेस का नेम हो जाएगा।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, आप किस फॉर्म में बिजनेस है आपका, मतलब एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड है, गवर्नमेंट कंपनी है, HUF है, लोकल अथॉरिटी है, कौन है आप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमने कहा भैया हम तो प्रोप्राइटरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने ये डाल दिया जी, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट, वो आपका साउथ दिल्ली पहले से आ रहा है। उसके बाद में अब यहां पर आकर वहां शुरुआती पेज पे देख रहे थे कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जब टैक्स पेयर का चयन किया था तो वहां पर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात तो थी, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं था। उसकी बात आपकी यहां पर आ जाती है। जरा ध्यान से देखना पिक्चर कैसे चेंज होती है। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नीचे और कुछ डिटेल है, ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन। ओ, अगर मैं पहला साल है मेरा तो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए मुझे अलग से फॉर्म नहीं देना, मैं रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपना ऑप्ट इन का बता सकता हूं कि आई विश टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन अगर मेरा एग्जिस्टिंग ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन है एंड फॉर दिस कमिंग ईयर आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, देन आई विल हैव टू मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द सेम। ओके, तो अगर मैं, नीचे क्या दे रखा है, रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ले क्यों रहे हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, कौन से डेट पर आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज हुई थी, आपका डे 1 कौन सा था वो बताइए। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास इससे पहले कोई और पुराने रजिस्ट्रेशन है, एक्साइज का है, वैट का है वगैरह, CST जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी है जो कस्टम वाला होता है, उनकी डिटेल्स यहां पर मांग रहे हैं आपसे। अब देखना क्या चेंज आएगा। अगर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं कि हां मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं, तो जैसे ही ध्यान दीजिए मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पर क्लिक करता हूं, वो कुछ और ही पेज आगे की पिक्चर चेंज हो जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे क्लिक किया फॉर्म बदल गया, बदलते क्या आ गया, वो कॉम्पोजिशन वाली बात तो हट गई, यहां से वो नीचे पहुंच जाती है। और एक ये, अब इस पर कॉम्पोजिशन स्कीम करके देखूं, ये नहीं होगा भाई साहब। अब कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, जैसे ऊपर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सेलेक्ट किया, अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाला क्लिक नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको यहां कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डीएक्टिवेट रखूं तो कॉम्पोजिशन स्कीम मेरा क्लिक हो जाएगा, उसके लिए फॉर्म अलग बदल जाएगा मालिक। तो इसका मतलब यह है कि इफ यू आर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। पता है ना आपको मालिक, हमारे वहां पर कुछ इनएलिजिबल लोग थे कि भाई, एक कहानी भी बना के सुनाई थी मैंने कि भाई वो दूसरे स्टेट में गया, इंटर स्टेट में डील करते हैं, वहां जाके रेस्टोरेंट चलाया, शराब वराब का भी काम किया था, है ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में। तो ये जो वो व्यक्ति हैं, इनको हम यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं दे सकते। तो इसलिए ये पोर्टल भी आपका स्मार्ट पोर्टल है, सारी चीजों को कंप्लाई करके चल रहा है। तो अब यहां पर कह रहे कि भाई साहब सुनो, ये बताओ जरा, आप अपना ना एस्टिमेटेड सप्लाई एंड एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी, जो हम बोलते हैं कि इनको एडवांस में GST का पेमेंट करना होता है, वो यहां करना होता है। यहां उसकी डिटेल्स आपको देनी है कि बताइए क्या मामला है आपका जी। एस्टिमेटेड सप्लाईज एंड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो बता दूंगा ये मेरी सप्लाईज हैं, ये मेरी यहां पर टैक्स लायबिलिटी वैसे वैसे करके बनती हैं, तो अकॉर्डिंगली मेरी सारी बात यहां पर आ जाएगी। और फिर यहां से जैसे ही हम बोलेगा जनरेट चलान। अगर मेरी ये लायबिलिटी बनती है तो सीधा यहां से जनरेट चलान करूंगा तो मेरा चलान जनरेट हो जाएगा, और चलान जनरेट होने के बाद फिर बोलेगा लाइक अब पेमेंट कर दो आप इसका, तो आपसे यही पेमेंट करवा लेगा। जैसे TRN जनरेट होने के बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठा, वही कह रहा पहले पैसे लाओ, आगे तब बात करूंगा, पहले पैसे दो। और जैसे ही मैं यहां पर ये चलान जनरेट करने की बात करूंगा ना मालिक, तो तुरंत मुझे ये कह रहा अभी और डिटेल्स भरो। हाँ जी, रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, तो यहां पर मैं बताता हूं ये किस बेस पर आप रजिस्ट्रेशन अपना ले रहे हो। वॉलंटरी वाला तो यहां पर तो आ नहीं रहा जी, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वहां पर जाकर चलान बनेगा, वो हमारी अलग प्रोसेस हो जाएगी। पहले रेगुलर को बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो वहां पर जाकर चलान जमा होगा और आपका वो आ जाएगा, उसकी डिटेल्स ऑटो फिल वहां पर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका वो रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा भैया मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मैं रेगुलर में ही बात करना चाहता हूं। तो ठीक है साहब, तो यहां से सेलेक्ट कीजिए कि आपके रजिस्ट्रेशन लेने का कारण क्या है। क्या आप क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, क्या आप इसको देख पा रहे हैं ऊपर जो लिखा है क्रॉसिंग, क्योंकि जूम इन नहीं होगा ये वाला पार्ट ना, इसके अंदर है। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, इंटरस्टेट सप्लाई जो गुड्स के केस में होता है आपका मैंडेटरी चाहिए होता है, उस वजह से आए हैं। लायबिलिटी टू पे एज ए रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या आप RCM के चक्कर में फंस गए थे, इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए,
बाबू ऐसा नहीं होता कि हमें आरसीएम के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है, हमें बस रीजन देना होता है, क्योंकि मैंने शुरू में चुना था कि मैं टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं। अब उसमें चाहे मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स भरूं या यहां पे भर के चलूं, वो टैक्स पेयर हूं मैं, चाहे आरसीएम के अंदर भर रहा हूं चाहे एनसीएम में भर रहा हूं। तो मुझे यहां पे बस रीजन देना कि आप क्यों आए हो यहां पर लेने के लिए। डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर हो गई है, डी मर्जर है, मान लीजिए कोई प्रोप्राइटर था, उसके बेटा या कोई इस तरह से रजिस्ट्रेशन ले रहा है। मर्जर अमेलगमेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर थे, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल है, वॉलंटरी बेसिस पे आप ले रहे हो, वॉलंटरी बेस पे ले रहे हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ले रहे हो, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर एजेंट के रूप में ले रहे हो, एसईजेड यूनिट हो, एसईजेड डेवलपर हो, कौन हो आप, क्यों ले रहे हो रजिस्ट्रेशन आप। मैंने कहा भाई साहब मेरी तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई थी, मैंने उस पर क्रॉस कर दिया कि मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10, 20, 40 की, वो मेरी क्रॉस हो गई थी, इस कारण से मैं यहां आपके पास में आया हूं और रजिस्ट्रेशन आपसे मैं मांग रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने धंधा पानी कब शुरू किया था। मैंने कहा भाई साहब ये मैंने शुरू कर दिया था 1 दिसंबर 2020 को, वो मैंने सिलेक्ट कर दी यहां पर डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइज। अब लायबिलिटी टू रजिस्टर, अब ये बताओ कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी डेट पर आपकी यहां पर क्रॉस हो गई थी। तो मैंने कहा वो तो मेरी 10 दिसंबर को क्रॉस हो गई थी, तो अब 10 दिसंबर से मुझे 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। अब यहां से उसको चीज को काउंट करके चलेगा। अगर मैं इसमें डालू कि नहीं भाई साहब वो तो मेरी पहले ही निकल गई थी, तो उसमें कुछ समस्या इसमें आ सकती है। मैंने कहा भैया 10 तारीख को मेरा हो गया था। अब यहां पर जो मैं डेट डाल रहा हूं कि मेरी जो लायबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन की वो यहां पर अराइज हो गई थी, तो अब मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनके आएगा वो 10/12/2020 से इफेक्टिव माना जाएगा, जो मैं यहां पर उनको बता रहा हूं। ठीक है जी। और कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है सेलेक्ट करो कि आपके पास कोई ऑलरेडी जीएसटी इस पे, या कोई और टेम्परेरी आईडी है, या टिन है, सीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंट्रल एक्साइज का, सर्विस टैक्स का है ही नहीं आज की डेट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, एंट्री टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, होटल लग्जरी का है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, एलएलपी। तो वहां पर कोई और रजिस्ट्रेशन आपके पास में है तो उनकी डिटेल्स आप दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं और छोड़ो, तो यहां पर आकर मैं इस चीज को कर दूंगा मालिक। तो यहां पर ये ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास एक से अधिक रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हैं तो यहां पर आकर ये ऐड ऑप्शन दे रहा है, ये एक्सेल शीट से सपोर्टेड है, तो यहां से आपके जो भी आपके पास में अगर हैं तो उनकी डिटेल्स यहां पर दे सकते हो। आगे बोलता सेव एंड कंटिन्यू, हमने कहा ठीक, सेव एंड कंटिन्यू। तो अब देखिए हमारा जो पहला पेज था एप्लीकेशन का वो ओके हो चुका है, करिए तो आपने भर दिया और वो ऑटोमेटिकली अगले पेज पर आ जाता है। यहां पे आके बोलेगा कि आपका फर्स्ट नेम ये बताइए, मिडल एंटर मिडल नेम तो है ही नहीं, तो लास्ट नेम ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। नेम ऑफ द फादर VIJAY PA, हां जी, PAL सिंह, विजयपाल सिंह, ये मैंने पिताजी का नाम डाल दिया। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ बताइए, उम्र तो मैं 26 साल बताता हूं अपनी, पर आज चलो बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ अपनी, सही वाली बता देते हैं आज। सही वाली बता देते हैं भाई साहब। डेट ऑफ बर्थ है हमारी यहां पर आकर 24/04, नहीं 24/04 कहां, एक्चुअल बताते हैं ना, तो डॉक्यूमेंटेड अलग है, एक्चुअल है 18/01/1992 ये मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। अब 10 आ गई, 18 है यहाँ पे, कहां से आ गई 10 ये, अरे ऐसी की तैसी, 18/01/1982 ये आ गई जी। अब 18 जनवरी को बर्थडे विश करना मत भूलना तुम, ठीक है। हाँ सर ठीक है जी। 1 महीना भी नहीं है। मोबाइल नंबर, अरे कितनी बार पूछोगे, बता तो दिया था यार, फिर पूछ रहे मोबाइल नंबर बताओ। 9891001216 ऐसे करके बात करेंगे। ईमेल आईडी बोलो, अरे पहले बता तो दी थी, फिर क्यों दोबारा पूछ रहे हो। राज CHOUDHARY@gmail.com ये आ गई, चलो ठीक है। जेंडर मेल, टेलीफोन नहीं है मेरे पास, ये रेड फील्ड जो है ये आपको मैंडेटरी है भरने, ठीक है ना।
अच्छा जी, मेल एसटी नहीं मेरे पास में। डेजिग्नेशन स्टेटस, डेजिग्नेशन कौन हो आप इसके अंदर? हम तो ओनर हूं भैया जी इसका। ये आ गया जी। डायरेक्टर नहीं है। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? ओ यस, हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं, यस सर। तो यहां पर आकर हम सिटीजन हैं, तो चलो ठीक है। मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटो फिल्ड है। पासपोर्ट नंबर हालांकि मेरे पास है पर फॉरेनर्स के लिए है। जो पासपोर्ट नंबर है, ये जो नॉन टैक्सेबल पर्सन होते हैं ना, उनको ये पासपोर्ट की डिटेल उनकी जाएगी, और जो मैं इंडियन हूं तो मेरे पास पैन की डिटेल यहां पर चली जाएगी। आधार नंबर एंटर कीजिए, आप अपना आधार नंबर यहां पर एंटर कीजिएगा। तो भाई साहब मैं कैसे एंटर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहां पर एक क्लिक करके भी दे रखा है इन्होंने। A separate process of Aadhaar authentication has been implemented. You are requested to provide your Aadhaar through the link sent at your mobile number and email furnished with registration detail on submission of the registration application. ये बड़ा इन्होंने कलेश डाल दिया है आधार का। कोई बात नहीं, अभी तो ये पॉइंट है डीएक्टिवेट हो रखा है, कोई बात नहीं। चक्कर क्या पड़ गया आधार का, अभी पीछे अक्टूबर से, शायद अक्टूबर से आपका ये आधार वाली जो है ऑथेंटिकेशन ये हुआ। पहले सिस्टम क्या था यहां पर, ये जो आधार वाली बात है ना, ये आपके यहां पर एक्टिवेट रहता था पॉइंट ए। आप चाहे आधार दो या ना दो, अभी तो यहां कुछ नहीं, क्योंकि आधार के लिए ना अगला बना रखा है आधार ऑथेंटिकेशन, आगे पेज मिलेगा आपको। तो यहां पर आकर आधार का जो ऑप्शन था वो ऑप्शनल था कि मैं बिना आधार के भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकता था और विद आधार भी यहां पर डाल सकता था, ये चीज थी। अगर मैं विद आधार डाल रहा हूं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन विदाउट आधार मेरी एप्लीकेशन तो चली जाएगी, लेकिन मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता था वो भाई साहब पहले मेरे प्रेमिसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, इंस्पेक्टर आता है और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया। अगर मैं आधार नंबर यहां नहीं दूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिले होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसके लिए सेपरेट पेज है, आगे बात करेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस बता दीजिए क्या है, अब यहां कुछ भी लिख दूं मैं, एंटर फ्लोर नंबर 4, एंटर नेम ऑफ द प्रीमिसेस और बिल्डिंग, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है यहां पे। अब एक्चुअल देना मैं तो नहीं दे रहा एक्चुअल। स्ट्रीट रोड कौन सा है, जो भी है, टाउन सिटी पता नहीं, खोली नंबर 420, इंडिया, स्टेट सेलेक्ट करो, स्टेट आ गया दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट आ गया मेरा साउथ दिल्ली का आ गया, साउथ दिल्ली, पिन कोड आ जाओ, क्या लिखूं पिन कोड, कुछ भी डाल दो इसमें, चलेगा नहीं चलेगा, देखते हैं पकड़ता कि नहीं पकड़ता। डॉक्यूमेंट अपलोडेड, अपलोड फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन हुज इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबव। फोटो मांग रहा भैया मेरा, क्यों? क्योंकि मेरा फोटो मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लगकर आएगा। अच्छा जी, ओनली जेपीईजी फाइल फॉर्मेट इज अलाउड। तो यहां से मैं चूज फाइल करूंगा और चूज फाइल करके ये मुझे ले जाएगा कि आपको कहां से ये फोटो उठाना है। फोटो लाइब्रेरी से उठाना है, टेक फोटो अभी लेना है, यहीं कहीं खींच देगा आपका फोटो, या ब्राउज करना, क्या करना है। तो यहां से मेरी बात ऐसे करके आ जाएगी मालिक, और उसके बाद में टेक पिक्चर, यू कैन यूज योर कैमरा डिवाइस टू टेक सेल्फी फोटोग्राफ, तो यहां से भी ये लिया जा सकता है। ऑल्सो अदर इंफॉर्मेशन, ऑथोराइज सिग्नेटरी, यस मैं ही ऑथोराइज सिग्नेटरी, मैंने अलग से कोई नहीं बना रखा है, वैसे करके सेव एंड कंटिन्यू। कह रहा वैलिड डालो भैया। अब वैलिड मुझे तो नहीं पता यार, वैलिड क्या है, अब वैलिड क्या है यार, मैं देखूं जरा वैलिड क्या निकल के आता है, एक बार चेक करके देखूं। देखना डाला तो है 110003 करके डाला तो है। अब क्या कह रहा है, अटैच फोटो ऑफ द प्रमोटर। अरे यार तू फोटो मांग रहा मेरा, चल मैं बिटिया का फोटो लगा देता हूं, चल यूज कर लिए, ले मैंने फोटो। अरे ले, ये तो कलेश बनता है इसमें आके यहां। अब देखो ना, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मैक्सिमम फाइल साइज इज 100 KB, डाल दिया कलेश। ये समस्या है इसके अंदर। अब मैं उसको श्रिंक करूं, शुरुआती दौर में ये तो दिक्कत थी कि फाइल साइज जो था वो 100 KB से ऊपर नहीं जा सकता भाई साहब, ऐसे करके। खैर, तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे, आप फ्लो तो समझ ही गए हैं, जो जो आपसे पूछा जा रहा है वो चीजें बताते चले जाइएगा। जब मैं यहां पर आऊंगा अगले पॉइंट पर, अगले पेज पर आऊंगा, तो अगला पेज मेरे सामने ऐसे खुलेगा कि यहां पर आकर
वो बात करेगा कि भाई प्रोमोटर्स की डिटेल वगैरह के बारे में हमारी बात हो गई। ऑथराइज सिग्नेटरी के बारे में अगला पेज अपना खुल के सामने आ जाएगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात हम करके चलेंगे। डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, वो बताइए कहां पर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन नंबर, एसटीसी नंबर, वो सारी की सारी डिटेल्स जो कॉमन है, जनरल है, आप यहां पर देते चले जाओगे। और जो भी आप यहां दे रहे हो, नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह, और आपको इन सबके जो प्रूफ हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, और जो भी आपके प्रूफ्स होते हैं आप उनको यहां पर अटैच कर दोगे, अपलोड करते चले जाओगे हाथ के हाथ। उसके बाद में फिर यहां पर आएगा आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कुछ है तो वो बताइए आप हमें। गुड्स एंड सर्विसेज वाले पर आप कौन से वाले गुड्स और सर्विसेज के अंदर आप अपनी टॉप 5 कॉमोडिटीज को यहां पर बताइए। मैंने कहा मैं तो कोचिंग की सर्विस देता हूं, तो ठीक है, आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उसका जो HSN है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो उसका कोड है वो आप यहां पर डाल दीजिए, या जिस गुड्स में आप डील कर रहे हैं उसका डाल दीजिए। सर ये कहां से पता लगेगा? तो गवर्नमेंट का एक ऐप है, वहां से आप निकाल सकते हैं, जीएसटी रेट फाइंडर करके है, वहां से आप निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद में फिर ये आएगा स्टेट स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं वो बताइए आप। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर है, या स्टेट एक्साइज आपके पास लाइसेंस वाइसेंस है तो उनका नाम बताइए। हमने कहा वो हमारे पास नहीं है। फिर यहां पर आएगा आपका ये आधार ऑथेंटिकेशन की बात यहां पर आ जाती है मालिक, और यहां पर पूछते हैं क्या भला, सुनिए जरा। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर पार्टनर? क्योंकि आधार जो लगता है भाई, मैं इंडिविजुअल ग्रुप में काम कर रहा हूं, प्रोप्राइटरशिप है तो मेरा लगेगा, अगर कंपनी है तो उनके जो प्रमोटर्स डायरेक्टर हैं उनका लगेगा, फर्म है तो पार्टनर का लगेगा। अब कंपनी का तो आधार नहीं होता ना, फर्म का तो आधार नहीं होता, आधार तो इंडिविजुअल्स का ही होता है। तो फर्म है तो पार्टनर्स का लगेगा, कंपनी है तो प्रमोटर डायरेक्टर्स का लगाया जाएगा। तो वैसे एओपी है तो जो पर्सन इंडिविजुअल्स हैं उनका वहां पे लगाया जाएगा, बीओआई वगैरह है, तो जो जो इंडिविजुअल्स उस बिजनेस के अंदर हैं उनकी हम यहां पर बात करके चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन डिटेल ऑफ प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एडेड बाय यू, यस और नो? तो यस भी आ सकता है और मैं नो भी कर सकता हूं। अगर मैं यहां से नो कर दिया तो ऐसी की तैसी, तो यू हैव ऑप्टेड नो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, सो इफ यू विश यू कैन अपलोड eKYC document of primary authorized signatory and one promoter partner. Further the registration shall be issued after site verification. वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप एक काम करो, केवाईसी जो है वो करा दीजिएगा और आपका जो प्रमोटर या पार्टनर है, लेकिन हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस केस में साइट वेरिफिकेशन यानी कि आपके बिजनेस प्रीमिसेस पर फिजिकली वेरीफाई करने के लिए इंस्पेक्टर आएगा, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाएगा। ओके, क्या लिखा है यहां पर? जैसे मैं नो करता हूं, एप्लीकेशन विल बी मार्क्ड फॉर साइट विजिट मैंडेटरी है, एप्लीकेशन विल बी मार्क्ड फॉर साइट विजिट मैंडेटरली। जैसे नो किया, अब साइट विजिट होनी मैंडेटरी है, इंस्पेक्टर आएगा ही आएगा। इफ यू विश यू कैन अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट, वही वाली बात है, ऐसे ऐसे करके। तो यहां पर आते हैं आपकी चीजें, सेलेक्ट सीरियल नंबर, नेम सिटीजन वगैरह 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 का, तो यहां पर आप करते हैं। तो अगर हम, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मैं यहां पर ऑप्ट आउट कर रहा हूं, अगर मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं तो साइट वेरिफिकेशन डेफिनेटली होगा ही होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई साहब, मैं आपको यहां पर डिटेल्स दे रहा हूं, प्लीज मेक श्योर दैट ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ द प्रमोटर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी प्रोवाइडेड बाय यू आर करेक्ट, द आधार वैलिडेशन लिंक शैल बी फॉरवर्डेड ऑन द ईमेल मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय यू। अगर आप इसे यस करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम इसका जो लिंक है वो अब यहां तो बस यस और नो करना, यहां कुछ नहीं हो रहा मालिक, इधर यहां कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहां पे, यस यस और नो करना। नो कर दिया तो साइट वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, चुपचाप बैठे रहो, साइट पे विजिट करने के लिए आएगा। अगर आप यस करते हो कि हाँ भाई साहब आपके पास आधार और आप उसको कराने के लिए तैयार हो, तो कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ द प्रमोटर पार्टनर एटसेट्रा सिग्नेटरी प्रोवाइडेड बाय यू आर करेक्ट एंड द आधार वैलिडेशन शैल बी फॉरवर्डेड ऑन द सेम ईमेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय यू। अब क्या चक्कर पड़ता है, सुनिए।
मेरा आधार कार्ड कब बना था मुझे खुद याद नहीं है, हो गए करीब करीब मान के चलिए शायद 7-8 साल तो हो ही गए होंगे, तब मेरा आधार नंबर बना था। उस समय मेरा मोबाइल नंबर था 9871 कुछ करके नंबर था, जो मैंने आधार लेते समय नंबर दिया था। आज मेरा नंबर है 9810012161। मेरी ईमेल आईडी उस समय कुछ और थी आधार जब मैंने लिया था, और आज यहां पर कुछ और आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने आधार देते समय जो आपकी आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, हम भाई साहब वहां पर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वहां आपको लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको अपनी ऑथेंटिकेशन देके चलनी है। अब मैंने कहा भाई साहब ये क्या, मेरा तो नंबर चेंज हो गया, वो तो मेरा नंबर बंद है, मेरी ईमेल आईडी भी बंद पड़ी हुई है, वो तो ऐसे कैसे। तो एक काम करो, तो पहले आप जाओ आधार सेंटर पर और वहां पर जाकर आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर है उसे अपडेट कराइए और उसके बाद यहां पर काम करके चलें। इसलिए बोल रहा है कि भाई साहब सुन लीजिए, जो आपने ये एप्लीकेशन भरते समय आपने मोबाइल नंबर जो ये दिया है और आपने यहां पर आकर जो ये ईमेल आईडी दे रहे हो, मेक श्योर ये करेक्ट है। करेक्ट का मतलब क्या, ये वही है जो आधार के वक्त दिया था, वो आपस में मैच होने चाहिए, क्योंकि आपको लिंक जो आएगा वो वहां पर आएगा और उसी से ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन अप्रूव किया जाएगा कि वो जो आधार नंबर आप दे रहे हो और आप जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, क्या ये व्यक्ति एक ही है या नहीं है। इसलिए हर चीज आधार से लिंक्ड हो रही है। आपकी बैंक अकाउंट ऑलरेडी आधार से लिंक हो चुके हैं, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आधार से पूर्णतया लिंक करा दिए गए हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रख के चलेंगे। तो ये मेरी फिर से बता दूं, क्योंकि जब लॉ आएगा तो उसे ध्यान से देखना। दो बातें हो सकती हैं, एक कि मैं आधार के लिए ऑप्ट करूं या ना करूं। मैं अगर नहीं करता तो चुपचाप बैठे रहिए, साइट पर बंदा आएगा और वो वहां पर आकर उसको चेक करेगा। आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन की सोचना। पहले तो 6 महीने पहले तक इसमें मैक्सिमम 60 दिन का समय दे रखा था कि 60 डेज के अंदर हम आपको मैक्सिमम साइट वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब वो 60 दिन की मैक्सिमम टाइम लिमिट हटा दी है। अब तो 6-6 महीने बैठे रहो, पता नहीं कौन कब आएगा, कब रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इसलिए मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको ऐसे करके चलो। आप इसको मालिक जरूर यस करके चलना, नो मत करना, वरना थोड़े झमेले पड़ जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी, कचरा बन जाएगा सारा का सारा। अच्छा, आपने इसको तो ऑप्ट किया, लेकिन जो वो लिंक भेजेंगे आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर, उसे आप अप्रूव नहीं कर पाए, तो उसे बोलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाना। ये क्या है, नो करते, सुन लो, नो करते क्या कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं किया, और यस करने के बाद अगर आपका वो लिंक पर आप अप्रूव नहीं कर पाए तो वो आधार ऑथेंटिकेशन फेल माना जाएगा। इस बात को समझना, दो अलग अलग बातें बाबू, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने यहां पर ये रखा तो आपने क्या किया कि मैं आधार ऑथेंटिकेशन की तरफ जा ही नहीं रहा, मुझे नहीं करवाना, तो ठीक है, वो यहां पर आएंगे। जो केवाईसी वगैरह, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, वो अधिकारी आएगा और कब रजिस्ट्रेशन मिलेगा कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप इसे यस करते हैं तो आपका अप्रूव्ड भी होना चाहिए। अप्रूव भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। नंबर आपका चेंज हो गया, मेल आईडी चेंज हो गई, तो आपका फेल हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन, और फिर आप मौज करिएगा भाई साहब, है जी। तो वैसे करके, तो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट शेल बी शेयर्ड। मोबाइल नंबर, हाँ जी, क्या बोलते हैं, डू यू वांट टू ऑप्ट, यस। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, अगर मैं यस करता हूं, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट शेल बी शेयर्ड ऑन मोबाइल नंबर, ईमेल अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी विच आर सिलेक्टेड। ARN क्या होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। जैसे ही मेरा पार्ट बी सबमिटेड होगा, ARN जनरेट हो जाएगा। पार्ट ए सबमिट होने पर TRN जनरेट हुआ था, पार्ट बी भी सबमिट हो जाएगा, तो ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मेरे पास में आ जाता है। ARN वुड बी जनरेटेड वंस आधार ऑथेंटिकेशन एक्सरसाइज is completed for all. ARN will be generated once Aadhaar authentication exercise is completed for all applicable persons whose names are selected in that table. Kindly select at least one person from the promoter partner for Aadhaar authentication. वो कह रहे हैं, सुनो, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट होती है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, वो ARN हम तब जनरेट करेंगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन सफल हो जाएगा। अगर वो सफल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो मानेंगे कि आपकी एप्लीकेशन आई ही नहीं है।
ARN तब तक जनरेट नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन तब तक सबमिटेड नहीं मानी जाएगी जब तक कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो जाता। वैसे करके यहां पर मालिक बात करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां पर आकर आपको उसका सिलेक्शन करना होता है कि आप चुन लीजिए, कम से कम एक को तो आपको सिलेक्ट करना जिसका आधार ऑथेंटिकेशन यहां पर आपका करवा दिया जाए। 1% फ्रॉम प्रोमोटर पार्टनर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन यहां पर आकर बात कर दी जाती है मालिक। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से करते हुए यू हैव ऑप्टेड यस, प्लीज मेक श्योर, अब मैं सेवन कंटिन्यू करता हूं, यू हैव ऑप्टेड यस, प्लीज मेक श्योर द आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल ईमेल पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मे बी कंप्लीटेड। जब तक ये ऑथेंटिकेशन नहीं होगी योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से हमारी बात हो जाती है और फाइनली यहां पर वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ जाता है जहां पर मुझे डिक्लेरेशन देनी है। ये आखिरी पेज है मेरा इस एप्लीकेशन का, ठीक है। आधार नंबर यहां नहीं देना, वो लिंक पे मुझे अपना करके देना है। तो यहां बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो बार बार लॉ में आता है कि आपको डिक्लेरेशन देनी है, डिक्लेरेशन देनी है। अब डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये ओके करना होता है। वो टेम्पलेट्स पहले से बने होते हैं। क्या? आई हियर बाई solemnly affirm that declare that the information given here above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। अच्छा ठीक है जी, नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम, कुछ भी छिपाया हुआ नहीं है, सब ओके है जी। नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करिए भाई साहब, कौन है भाई? मैंने तो सेलेक्ट क्या करूं, मैं ही हूं, इसमें पहले ही मैंने कर दिया था कि मैं ही इसमें रहूंगा। और डेजिग्नेशन स्टेटस वगैरह करते हुए फिर अपनी यहां पर हम इन चीजों को आगे बाबूजी सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को। लेकिन इसका ARN, इसकी एक्नॉलेजमेंट तब आएगी जब इसकी आधार ऑथेंटिकेशन ओके हो जाती है तब। मुझे बताइए बात पूरी समझ में आई या नहीं आई? दिस इज योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, राइट। पढ़ाने में समझाने में मुझे समय लगा है, लेकिन जब करने बैठोगे तो 5-10 मिनट के अंदर अगर सारा चीजें रेडी आपके पास में है तो 5-10 मिनट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है। यहां पर ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने फिलअप नहीं किया है, तो जैसे ही मैं यहां से अपनी चीजों को फिलअप करके चलूंगा ना मालिक, तो वो मेरा यहां पर आ जाएगा। उस पिछला वाले पेज में वो थी ना, इसलिए ये नहीं ओपन हो रहा है। तो यहां पर आ जाएगा आपका फाइनली ऑप्शन आएगा सबमिट विद DSC, सबमिट विद EVC। कंपनीज के लिए DSC लेना मैंडेटरी होता है, तो वो DSC के थ्रू जाएंगे। बाकी जो नॉन कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए DSC मैंडेटरी नहीं है, हालांकि वो ऑप्शनल ले सकते हैं, अगर है तो DSC के थ्रू जाइए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड OTP आएगा, उसके तहत आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है, ठीक है जी, ठीक है। यस सर, यहां कह रहे हैं कि इसमें DSC इज कंपलसरी फॉर कंपनीज एंड LLP। यस, इनके लिए मैंडेटरी है जी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। फेसिंग प्रॉब्लम यूजिंग DSC, क्लिक हियर फॉर हेल्प, तो वो अपनी हेल्प भी यहां से आप ले सकते हैं। वैसे करके बात कर दी जाती है मालिक। तो ये आगे भाई साहब अपना यहां पर जो भी है मेरा ये यहां पर अपना ऐसे करके आ जाएगा और डेट यहां पर आ गई। और इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है सिलेक्शन में ना, चलो कोई नहीं, हो सकता पिछला पेज हमने पूरे नहीं भरे तो इसलिए नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर काम करती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, देखना यही तो था। यहां पर हम एप्लीकेशन अपनी भरते हैं, यहां पर एप्लीकेशन का जो मेरा पार्ट ए होता है उसको मैंने भर दिया और पार्ट ए के बाद TRN जनरेट हुआ और TRN जनरेट होने के बाद मेरी एप्लीकेशन यहां पर फाइल हो जाती है। प्रॉपर एप्लीकेशन मेरी ये है, ये पार्ट बी मेरा यहां पर आ जाता है और फिर उसके बाद ARN आएगा। पार्ट बी सबमिट होने के बाद में यहां पर आकर जो मेरा आधार है उसको ऑथेंटिकेट करवाया जाएगा और उसके बाद फिर ARN जनरेट किया जाता है। यहां पर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको यहां पर आकर अपना पेमेंट करना होता है मालिक, ऐसे करके यहां पर बताया जाता है, ठीक है जी। उनकी पेमेंट TRN के बाद यहां पर हो जाती है और उसके बाद फिर उनकी एप्लीकेशन आगे बढ़ती है। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है साहब? हाँ सर जी, ठीक है। अब मेरे बच्चा अब देखते हैं इसकी थ्योरी। मेन डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, पैन, यस जनरली पैन जाएगा। 10 अगर जहां पर मैंने टैक्स पेयर सिलेक्ट किया था, अगर मैं वहां पर बोलता भाई मैं TDS डिडक्टर के रूप में या TCS कलेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, तो वहां पर मेरा 10 मुझे इस्तेमाल करना होता है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, उसको वहां पासपोर्ट की डिटेल अपनी देनी होती है।
नाउ आधार जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट नॉट फॉर सिटीजन्स। ठीक है जी। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर, अगर आपने नहीं दिया तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। और पहले यह था कि इन मैक्सिमम 60 डेज, लेकिन अब यह बात यहां से काट दी गई है। अब 60 डेज जैसी कोई टाइम लिमिट इन्होंने रखी है, कह रहे कि 6 महीने भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आधार आपको देना चाहिए। आधार की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल या जो ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग पार्टनर, कर्ता, मेंबर ऑफ एसोसिएशन, जो भी मेन पर्सन हैं उनको यहां पर जरूरत पड़ती है। आता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पार्ट ए, डिस्क्लोज पैन। अब मैं कह रहा हूं ये थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो मालिक, बिना यहां से देखे हुए। कह रहा है डिस्क्लोज पैन टू हुम इट इज नीडेड, जिसको इसकी जरूरत है वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहां पर वो दिया जाएगा और वेरिफिकेशन ऑफ एबव किया जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा एंड बाय ओटीपी फॉर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जनरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आएगा जो कि 15 दिनों तक आपका वैलिड रहेगा। मेरे केस में वो 6 तारीख तक था ना, 6 जनवरी तक वैलिड था शायद। हाँ, फाइल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय यूजिंग रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब जो आपका ये TRN आया था, इसके आधार पर आप अपना एप्लीकेशन का मतलब यहां है आपका जो पार्ट बी है, आप उस पार्ट बी को यहां पर फिलअप कर रहे हो जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का था। एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बाय पोर्टल और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दिया जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो दिया जाता है, उसके बाद उसके आधार पर वो अपना यहां पर जो भी उसकी लायबिलिटी बनती है उसको वहां डिस्क्लोज करेगा और वहीं से उसका चालान क्रिएट होगा, पेमेंट होगा और फिर बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा जी। एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू ऑफिसर एंड द ऑफिसर वेरीफाई द एप्लीकेशन अलोंग विद द डॉक्यूमेंट। अच्छा, जब आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है ना मालिक, तो वो आपका कुछ ऐसा दिखता है। कहां गया? हाँ, जैसे मेरी कंपनी का ये है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST REG 06 करके है, ये आ गया जी। तो लीगल नेम आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊं, मैं पोर्टल पे दिखा सकता हूं इस चीज को आपको यहां पर आकर। तो डाउनलोड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहां से हम वापस लौटते हैं मालिक, मैं फिर से आता हूं। ये हम अपना एक्सेस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पोर्टल से भी एक्सेस कर सकते हैं। gst.gov.in पर आइएगा और मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आकर सर्विसेज में आएंगे, यूजर सर्विसेज में आएंगे, व्यू माय नोटिस ऑर्डर फीडबैक, माय सेव्ड एप्लीकेशन नोटिस, ये वो माय एप्लीकेशन, व्यू माय सबमिशंस, रुको जरा, रजिस्टर अपडेट DSC वगैरह, लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, दोबारा से लॉग इन करते हैं यहाँ पे आभास एजुटेक और ये आ गया 6926 ये मैंने लॉग इन कर दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं, जाके सर्विसेज में जाइएगा, सर्विसेज में जाके आप यूजर सर्विस में जाइएगा और यूजर सर्विस में जाके आप व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीजें हैं, 1 बाय 1 सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा मालिक। व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट यहां पर देख सकते हैं। तो ये आगे जी मेरे जो GSTR REG 06 के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं जी। तो यहां पर मैं इसको करता हूं, क्लिक करता हूं तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर मेरी कंपनी का आ जाता है, आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ट्रेड नेम भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एड्रेस यहां पर इसका आ जाता है। डेट ऑफ लायबिलिटी 1/7/2017, बेसिकली मैं माइग्रेट होकर आया था, मेरे पास पुराना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर था, फिर इसमें माइग्रेशन यहां पर हुआ था। वैलिडिटी फ्रॉम कहां से कहां तक? 1/7/2017 से पता नहीं। हां, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनकी जो आरसी आती है उसमें ये डेट भी लिखी होती है और वो कब तक एप्लीकेबल है वो डेट भी उसमें लिखी हुई होती है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर है अपना, मतलब एज ए टैक्स पेयर नॉर्मली। पर्टिकुलर्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, सिग्नेचर वगैरह। डेजिग्नेशन किसने दिया है? ये श्री कृष्ण मलिक डेजिग्नेशन इनका था, मतलब जिन्होंने जो इश्यू किया है ये। ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस आ गया गाजियाबाद सेक्टर 4। डेट ऑफ इशुइंग सर्टिफिकेट, अच्छा ये क्या है? 16/10 की डेट क्यों आ रही है? रजिस्ट्रेशन तो मेरा पुराना है, अब लॉकडाउन के चलते हुए मैंने इसका ना एड्रेस चेंज कराया था अपने ऑफिस का, तो उसकी वजह से ये मेरा यहां इस डेट को अपडेट हुआ है वैसे करके। डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट मतलब मैंने एड्रेस चेंज कराया था इसमें अपना इसके अंदर।
और उसके बाद में फिर यहां पर जीएसटी मेरा ये आ गया, लीगल नेम, ट्रेड नेम ऐसे करके आएगा। और उसके बाद में ये लीगल नेम और यहां जो इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स पार्टनर्स हैं वो यहां पर आ जाते हैं। और मेरा भी फोटो छोटा सा यहां पर आ रहा है, मालिक ऐसे करके छोटा सा फोटो, पता नहीं क्या करके दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर होता है, इसलिए फोटो मांगे जाते हैं ताकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उस पर फोटो चिपके हुए आते हैं। तो ये हमारा पोर्टल से हमने यहां पर आकर उसको देख लिया। वापस थ्योरी के ऊपर लौटते हैं हम। जी साहब आइए, तो ये हमारी बात हो गई जी, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलता है, द एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू ऑफिसर एंड द ऑफिसर वेरीफाई द एप्लीकेशन अलोंग विद डॉक्यूमेंट। जब आपकी ये एप्लीकेशन वहां पर चली जाती है तो क्या होता है, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हालांकि पेज नंबर 11.10 पर जाकर मैंने इसके लिए बाबू बना रखा है एक अगले पेज पर जाकर मैंने इसके लिए ना एक वो बना रखा है, क्या बोलते हैं, एक डायग्रामेटिकली चीज को दिखाने का प्रयास किया ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर 11.10 पे बनाया मैंने इसको, ठीक है। तो यहां से आपकी जाती है ये एप्लीकेशन, ठीक बात है, ओके सर जी। और वहां से फिर अधिकारी का जो एक्शन आता है वो 3 डेज में आएगा। वो अगर मेरा सब कुछ ऑथेंटिकेट वगैरह सब कुछ हो चुका है, आधार ऑथेंटिकेशन हो गई है, एक्सेप्ट कर लेगा उसको, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे 3 वर्किंग डेज के अंदर ग्रांट कर दिया जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी इस एप्लीकेशन से एग्री ना करता हो, और तो वो मुझे यहां पर एक डेफिशिएंसी नोटिस जारी करेगा। डेफिशिएंसी 2 कारणों से हो सकती है, अब ध्यान से सुनना प्लीज। डेफिशिएंसी 2 कारणों से हो सकती है। एक कि हमारा आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया था, हमने यस तो लिखा था वहां पर, लेकिन हमारा मोबाइल नंबर वगैरह गलत था, लिंक कहीं और गया होगा, वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई, या किन्हीं अन्य कारणों से इलेक्ट्रिसिटी के जो था अपना बिल था उसमें दिक्कतें थी, समस्याएं थी, जैसे मर्जी करके था वैसे करके बात थी। तो कह रहे कि इन 3 अदर रीजन है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डेफिशिएंसी आपको नोटिस आ जाएगा। जीएसटी REG 3 जीएसटी REG 3 फॉर्म के अंदर हमें यह नोटिस आएगा। और अगर आधार का मसला था, आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, आपने ऑप्ट किया था, यस किया था, लेकिन वो लिंक पर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, अप्रूव नहीं कर पाए, तो 21 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर नो आधार अप्रूव्ड, अगर आपका आधार अप्रूव नहीं हो पाया तो फिर ये मैक्सिमम टाइम है आपका 21 दिनों का, इसके अंदर अंदर आपको नोटिस आएगा। तो ध्यान दीजिए, आधार की वजह से तो 21 दिनों में आएगा नोटिस, अदरवाइज 3 डेज के अंदर अंदर आपको वो नोटिस आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहां से पिक्चर घूम रही है, उसके बाद आप इस नोटिस का जवाब देंगे। जो शुरू में आपने देखा था ना कि भाई यहां पर आकर आपको जो पोर्टल पे आके जो ये रजिस्ट्रेशन में जब हम आ जाते हैं ना, यहां पे आके सर्विसेज में आते हैं, रजिस्ट्रेशन में आते हैं, तो फिर वहां पर आकर वो बोलता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। अगर आप लॉगिन करके जाते हैं तो आपको ज्यादा ऑप्शन दिखते हैं, बिना लॉगिन के जाते हैं एज ए फ्रेश तो आपको ऑप्शंस कम दिखते हैं। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, तो वैसे करके यहां पर बात करी जाती है आपके लिए, ठीक है ना जी। तो जी मालिक, तो ये होगा, तो मुझे यहां पर 7 डेज के अंदर अंदर अपनी क्लैरिफिकेशन उनको सौंपनी होती है। और ये आई थिंक क्या है, वो उसके लिए फॉर्म है GST REG 04 करके फॉर्म आता है, उसमें मैं अपनी जो क्लैरिफिकेशंस हैं इनको सौंप दूंगा। लेकिन अगर आधार का मसला था, आधार मैंने ऑप्ट नहीं किया था, तो फिर मेरा वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अदरवाइज 7 डेज में मैं जो क्लैरिफिकेशन दे दूंगा तो वहां पर मेरा फिर दे दी, और उसके बाद में फिर इसका अधिकारी का एक्शन होगा। वो मेरे इस फिजिकल वेरिफिकेशन या मेरे क्लैरिफिकेशन से अगर संतुष्ट हो गया, एक्सेप्ट करेगा, तो फिर आरसी ग्रांट कर देगा, और नहीं तो मेरी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और इसमें सर समय कितना लगता है? यहां पर ये अपना 7 डेज का अपने लिए फाइनली समय लेके चलता है आगे से। तो क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट बनता है 377 का कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन एक बात बता दूं, 3 के साथ साथ एक आपका 21 दिन की बात और जुड़ जाती है। अगर हम आधार की बात करके चल रहे हैं, आधार की ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाती है, तो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाए तो 21 दिन में नोटिस, और आधार के लिए ऑप्ट ही नहीं किया था तो फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको वहां पर यह दिया जाएगा। इफ
आधार अप्रूव नहीं हो पाया तो 21 दिन का नोटिस, उसके बाद 7 दिन में क्लैरिफिकेशन जो भी जैसे भी है, और फिजिकल वेरिफिकेशन तब होगा जब इफ नो आधार ऑप्ट इन, आपने ऑप्ट इन ही नहीं किया था तो वैसे करके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको ये दिया जाएगा। वही तमाम बातें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं। आइए मैं एक बार इसको रीड कर देते हैं क्या लिखा है। जी, द ऑफिसर, हां तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। द ऑफिसर ग्रांट रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इफ ऑल ओके। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, सब ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। नो, अगर वो संतुष्ट नहीं है देन द ऑफिसर तो डेफिशिएंसी मेमोरेंडम डाल देगा आपके लिए। 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको डाल दिया जाएगा नॉर्मली, अगर आधार की बात ना करें हम तो, और उसके बाद 7 दिन में आप उसका रिप्लाई देंगे, और उसके 7 डेज के अंदर अंदर, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर अधिकारी या तो एक्सेप्ट करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा। अगर अधिकारी अपना एक्शन 3 डेज, 7 डेज या 21 दिन के अंदर नहीं लेता है, ध्यान दीजिए, अगर अधिकारी लेट हो जाता है अपना एक्शन लेने में तो फिर रजिस्ट्रेशन डीम टू बी अप्रूव्ड कंसिडर कर लिया जाता है। आफ्टर दिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, ओके, ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज, नॉट सेटिस्फाई, रिजेक्ट द एप्लीकेशन। और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि इफ नो रिस्पॉन्स बाय द ऑफिसर विद इन 3 डेज, शुरुआती जो टाइम था, या फिर 7 डेज जो क्लैरिफिकेशन के बाद उसे समय मिला, 3 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो एक्शन नहीं ले पाता है तो वो आपका डीम टू बी ग्रांटेड कर दिया जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मैंने दिखाया था कि उसके लिए एक अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, जैसे यहां पर देख रहे थे कि सुपरिंटेंडेंट साहब से श्री कृष्ण मलिक शायद उनका नाम था, वो उस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर उनके वहां पर होते हैं। लेकिन अगर डीम टू बी अप्रूव्ड के अंदर उसके ऊपर ऑटो साइन की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक ये एक्टिविटी मतलब ये डीम्ड टू बी ग्रांटेड, ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, अभी तक प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया कि वो ऑटो आपका साइन होकर आपकी आरसी अप्रूव हो गई हो। आगे बोलते हैं वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। समझ रहे हैं दोनों बातों में, फेल्स टू अंडरगो, अगर वो फेल हो जाता है या वो ऑप्ट ही नहीं करता था, नॉट ऑप्ट, दोनों बातों में अंतर है मालिक। शुरू में अगर मैंने नो कर दिया तो वो हो गया नॉट ऑप्ट, और मैंने यस किया लेकिन लिंक पर हम अप्रूव नहीं कर पाए तो आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गई। द नोटिस में बी इशूड नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जब आपका पार्ट बी चला गया तो उसके 21 दिन के अंदर मैक्सिमम नोटिस आपको आ जाएगा। आगे बोलते हैं वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और डज नॉट ऑप्ट, अगर आधार नहीं तो फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वैसे करके। तो एक काम करके चलें, ये आपका आधार, अगर आधार ओके है आप इसको ऐसे लेके चलें, अगर आधार ओके है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा बाबू मेरे 21 दिन में नोटिस। 2 चीज याद रखनी है, आधार की दिक्कत होने पर 21 दिन के अंदर नोटिस आएगा, और जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। आधार संबंध में 2 बात याद रखना, 21 दिन और फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। यस सर। उसके बाद मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे लाल, मेरे काले पीले, वो क्या बोलता है सुन जरा। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड इन फॉर्म जीएसटी REG 6, जो अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया था, मेंशनिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसमें उसका नाम लिखा होता है कि हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन से, उनकी डिटेल्स उसमें आ रही होती है, वैसे करके बोल दिया जाता है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे लाल, मेरे काले और मेरे पीले। जी ठीक है। चलो, डिटेल ऑफ एडिशनल, मेरा जो मेन प्रेमिसेस था वो तो आ गया ऊपर एड्रेस में। डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस 0, मेरा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था। जैसे होता ना कि मान लीजिए मेरा यूपी में रजिस्ट्रेशन है और मैंने अपना जो मुख्य प्रेमिसेस था फैक्ट्री थी उसका, तो मेरा मेन प्लेस यहां पर हो जाता है ना, और उसके बाद मेरे 2-3 और आउटलेट थे, वो था, तो मैं सबके लिए इकट्ठा ही करना चाह रहा हूं। तो मेरे जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं तो उनके लिए भी मुझे वहां पर डिटेल्स देनी होती है। एक और बात, हमने जानते कि एक जॉब वर्कर, जब एक जॉब वर्कर होता है और जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, हम एक जॉब वर्कर से काम करवा रहे हैं और जॉब वर्कर वो अनरजिस्टर्ड आदमी है,
तो वैसे वाले केस के अंदर उसका जो प्लेस है, उसका जो एड्रेस है, वो भी हमारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर ही आना चाहिए। ऐसी वाली बात आईटीसी चैप्टर में देखने को मिलती है जॉब वर्कर कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है जी मालिक, ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, और वापस लौटते हैं उसी दुनिया के अंदर। यहां आ जाइए मालिक। यस सर, तो ये आ गया जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड द आरसी शैल बी इफेक्ट। और ये कब से इफेक्टिव होगी? फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेंट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये डेट मांगी भी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जैसे मैंने दी थी 10/12/2020 की मैंने डेट दी थी कि इस दिन में लाइबल हो गया था। लेकिन ये तभी जब आपकी एप्लीकेशन विद इन टाइम आई हो। अगर विद इन टाइम नहीं आई है तो फिर आपका वो प्रोस्पेक्टिवली जो आरसी है वो ग्रांट की जाती है, वहां से आपका एप्लीकेबल होगा और आपको ढेरों बेनिफिट, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं अंडर सेक्शन आपका 18 में है, 31 में है, वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे कि रिवाइज्ड इनवॉइस है या बच्चे कुछ का क्रेडिट है, वो सब आपको यहां पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ऐसे करके बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरसी क्या होगा? मेरे जो आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये उसका नंबर है। पहले 2 जो डिजिट होते हैं, ये भाई साहब आपके जो स्टेट होता है उसका कोड यहां पर उनको बोला जाता है। फर्स्ट 2 डिजिट को स्टेट कोड बोला जाता है। उसके बाद में अगले जो 10 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगले जो 10 डिजिट आपके ये होते हैं, तो ये होते हैं आपके परमानेंट अकाउंट नंबर में, यहां पर इनकी काउंटिंग आ जाती है, ऐसे करके ये हो गया जी आपका। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट डिजिट होगा, ये नेक्स्ट डिजिट यही है कि एक बार चेक करो जरा मैं आरसी को, एक डिजिट मुझे कम दिखाई दे रही है। रजिस्ट्रेशन 7B1ZU 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 क्या खोल दिया यार। B1ZU ऐसे करके। ठीक, आपका जो ये 13वें नंबर का जो डिजिट होता है, ये वाला दर्शाता है साहब की, भाई साहब बाबूजी, ये जो डिजिट है आपका 13वें नंबर का, तो ये बताता है कि सीरियल नंबर कौन सा है आपका। तो सीरियल नंबर ये आपका, अभी तो मेरा स्टेट के अंदर चूंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, तो अगर मेरा यूपी में ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था इस कंपनी का, तो इसका नंबर 1 आया। अगर ये मेरा सेकंड रजिस्ट्रेशन होता तो नंबर 2 आता, फिर 3, ऐसे सो ऑन, ये आपका 9 तक चला जाता। अगर मेरा 10वां रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर ये सीरीज आपकी अल्फाबेटिकली चलेगी, ए से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जेड तक जाएगी। तो जो नंबरिंग होती है आपकी, ये चलती है 1 to 9 और उसके बाद फिर A to Z ये चलती है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद भी अगर आगे सर हो तो, क्योंकि 9 नंबर यहां आ गए, 26 आपके यहां आ गए, तो 35 रजिस्ट्रेशन 36वां लें तो फिर अगली डिजिट में ये ब्लैंक पड़ी हुई है, इसका इस्तेमाल करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट ब्लैंक है फॉर फर्दर यूज, भविष्य के लिए, और अगली है चेकसम डिजिट। अब ये क्या चेकसम डिजिट है, ये डिपार्टमेंट जाने भाई साहब, ये एक्स्ट्रा इन्होंने यहां दे रखी है। पता नहीं, शुरू में तो ये था जैसे 2000 के नोट में चिप आ रही थी, ये भी कुछ चिप का ही काम कर रही थी, कुछ ऐसा यहां पर बातें बताई गई थी, वैसे करके। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी। उसके बाद बच्चा ये आ गई आपकी यहां पर चेकसम डिजिट जो यू नंबर वाली है, ऐसे करके इसकी हम बात यहां पर आकर करते हैं। ओके सर जी, अब बात करते हैं माइग्रेटेड पर्सन की। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में माइग्रेटेड पर्सन आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दो, क्योंकि मैं भी माइग्रेट होकर ही आया था। मेरे जो आप आरसी देख रहे थे वो 1 जुलाई से इफेक्टिव हो रही थी। तो जिन व्यक्तियों के पास पुराने रजिस्ट्रेशन थे, एक्साइज का, वैट का, सीएसटी, मीएसटी, जितने भी सर्विस टैक्स का था, तो उन लोगों को कंपलसरीली यहां पर माइग्रेट होना ही था। हम भी माइग्रेट ही होकर आए थे। जैसे ही माइग्रेशन हुआ, डेटा यहां पर शिफ्ट किया गया, तो इन व्यक्तियों को एक प्रोविजनल एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थमा दिया गया और बोला गया कि अब आपको अपना अप्लाई करना है फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए,
तो फिर हमने उसके लिए अप्लाई किया, पूरी अपनी डिटेल्स यहां पर प्रॉपर तरीके से भरी और भरने के बाद हमें वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया। लेकिन एक समस्या और भी आई। समस्या ये निकल के आई मालिक कि भाई ये जो लेट सपोज जैसे हम बात करके चलते हैं कि पुराने समय के अंदर अगर सर्विस टैक्स की बात करी जाए तो वहां पर थ्रेशोल्ड जो लिमिट हुआ करती थी, रजिस्ट्रेशन जो करवाना होता था उसकी जो लिमिट थी वो थी भाई साहब 9 लाख रुपए की, कि अगर आपका कारोबार 9 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, इफ योर बिजनेस एक्सीडिंग ₹9 लाख टर्नओवर, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का 12 लाख के आसपास का कारोबार था, तो वो तो सर्विस टैक्स में तो रजिस्टर्ड रहा होगा, लेकिन यहां आकर उसको लिमिट मिल गई 20 लाख की। नॉर्मली 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट मिलेगी तो वो बोलेगा भाई साहब मुझे तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है, तो मैं माइग्रेट ही कराऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माइग्रेट तो कराना पड़ेगा आपको, शिफ्ट एक बार यहां आ जाओ, यहां देख के बात कर लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो माइग्रेट हुए, प्रोविजनल आर्च इनको थमा दी गई और उनको बोला कि अगर आपको यहां लायबल नहीं है आप रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कंटिन्यू करें, चाहे तो आप क्विट करें। तो ये आपकी कॉल आ गई थी कि भाई भले आप ऐसे तो भाई जिनको जो यहां जीएसटी में जिनको करवाना वो तो ऑलवेज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो छोटे थे जिनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता था वो अपना यहां पर आकर उसे क्विट भी कर सकते हैं और उनकी जो प्रोविजनल आरसी थी उसको यहां पर कैंसिल करवा दिया जाएगा। वैसी वाली बात बताई जाती है। ओल्ड रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो, 1 जुलाई से ओल्ड रजिस्टर्ड पर्सन वो बोलते हैं हैविंग पैन shall be granted registration on provisional basis। शुरू में प्रोविजनल बेस पर दिया गया, बाद में उन्हें इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और फिर फाइनली उनके लिए REG 06 आएगा। और एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग मतलब पुराना, एग्जिस्टिंग का मतलब पुराना, हु इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, इस यहां पर उनके लिए जरूरी नहीं है। तो ऑन और बिफोर 31/3/2018 उनके पास ऑप्शन है कि वो यहां से क्विट कर सकते हैं और क्विट करके अपना जो प्रोविजनल आरसी थी उसे वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये पुरानी बात थी, ये बीते समय की आपकी बात हो गई थी। तो ऐसे करके ये आपका आ जाता है मालिक रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आते हैं इसके अंदर 3 एलिमेंट, एक अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड उसके बाद कैंसिल अगर हो गया है तो उसका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सर्टिफिकेट। ये 3 एलिमेंट हमारे सामने आने वाले हैं। तो जहां तक सवाल है अमेंडमेंट का, तो जो अमेंडमेंट होती हैं वो 2 तरीके से होती हैं मालिक। कैसे भला, देखो जरा, जब मैं यहां पर आता हूं अपने पोर्टल पे आता हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में अब तो मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है, मैंने लॉगिन करके आया है। तो कह रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन, मैंने कहा नहीं हो चुका। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड, 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक कोर फील्ड में चेंज होता है और एक नॉन कोर फील्ड में चेंज होता है। कोर फील्ड का मतलब महत्वपूर्ण चेंजेस हैं आपके, और नॉन कोर का मतलब एक छुटपुट ही आपके चेंजेस वहां पर बताए गए हैं, वो आप कर दीजिए। तो जो कोर फील्ड में चेंजेस हैं वो आपके चेंजेस पहले अधिकारी देखेगा आप क्या चेंज कर रहे हो। अगर कोर फील्ड का चेंज है तो अधिकारी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा कि आपके उस चेंज को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर नॉन कोर फील्ड में चेंज है तो फिर कुछ नहीं करना मालिक, फिर अब बस इंटीमेट कर दीजिए और आपका नॉन कोर फील्ड का चेंज एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपडेट होकर आपके पास में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर जब मैं बात करता हूं आपके लिए एप्लीकेशन सर ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, चिंता मत करो, जब पहली बार आप फर्स्ट ईयर होता है तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं उसी फॉर्म के अंदर, पार्ट बी के अंदर। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर आपको यहां कंपोजिशन स्कीम के लिए अलग से एप्लीकेशन देनी होती है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड के अंदर एक्सेस डिनाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, दोबारा एक्सेस कर लेते हैं हम। तो 9677 9677 10 9967710। ठीक है जी। तो सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और इसमें अमेंडमेंट इन कोर फील्ड्स। तो यहां पर आगे जी अमेंडमेंट कोर फील्ड में बता दीजिए कौन कौन से हैं आपके। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या है, किस तरह से है।
तो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ट्रेड नेम आ गया, आपको बिजनेस का लीगल नेम, ये जो है आपके, ये जो एडिट हो सकते हैं, ये कोर फील्ड्स हैं आपके। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में कोई चेंज करना है क्या? आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम चेंज करना है क्या है? इसे पब्लिक लिमिटेड क्या बनाना है, इसको आप बताइए। जो आप करना चाहें आप यहां पर उसको एडिट कर सकते हैं मालिक। दूसरा, डेट ऑफ अमेंडमेंट आप ये बताएंगे यहां पर आकर, और रीजन क्या है वो बताइए कि आप यहां पर कैसे कर रहे हो। आप ये मान के चलना बाबू, ये जो फॉर्म्स है ना, ये कुछ नहीं है, चैटिंग है। ये पोर्टल पर आकर चैट बॉक्स दे रखा है और यहां पर प्रॉपर तरीके से चैटिंग करिए खूब सारी, कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे, फिर अधिकारी अपने चैट बॉक्स में डालेगा, फिर वो तुम्हारे पास में चिट्ठी आएगी, फिर तुम उसका रिप्लाई ऐसे चैट बॉक्स करके मैं आकर दे दीजिएगा। वैसी वाली बात आपकी यहां पर बोली जाती है। उसके बाद में एक तो ये हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं भाई साहब, क्या आप ट्रेड नेम में चेंज करना चाहते हो? क्या आपका परमानेंट अकाउंट नंबर ही बदल रहा है? क्या मामला, जरा बताइए। नहीं, उसमें चेंज नहीं है, वो परमानेंट अकाउंट नंबर बस दे रखा है। तो ट्रेड नेम और इसके अंदर कोई चेंज किसी तरह का करना है तो आप वहां पर चीजों को बता सकते हैं, वैसे करके बात करी जा सकती है मालिक। और क्या जी, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आपका चेंज हुआ है क्या? डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज हुआ तो जरा वो बता दीजिए। जैसे यहां पर गाजियाबाद की जगह मेरा यूपी में रजिस्ट्रेशन है, तो यूपी के जितने भी आपके जिले आ रहे हैं ये सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे। तो आप लॉकडाउन के चलते हुए अगर आपका स्टेट चेंज हो जाता तो वो सारी बात आपको यहां पर बतानी होगी जी। वैसे करके मालिक यहां पर बात करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मेरा एड्रेस भी चेंज हुआ था तो उसके अंदर हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा एड्रेस चेंज है भाई साहब, तो रजिस्ट्रेशन नहीं, यूजर सर्विस में आएगा। यूजर सर्विसेज के अंदर आएगा जी व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, यहां पर आएंगे। तो देखिए ये मेरा पहला सर्टिफिकेट था वही कंपनी का, 15/9/2017 को ये मेरा मिला था। तो इसमें मेरा एड्रेस अलग आ रहा था, यहां पर राजनगर करके एड्रेस आ रहा था। उसके बाद में फिर लॉकडाउन के चलते हुए इसको चेंज किया गया, तो 16/10/2020 को ये अप्रूव हो गया, इसमें मेरा अलग एड्रेस आ गया। तो मेरे नए एड्रेस के साथ में ये मेरी यहां पर आ जाती है, ऐसे करके बात बन जाती है जी, ठीक है जी। ओके मालिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया अपना कोर फील्ड के चेंजेस यहां पर निकलकर आ जाते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं साहेब कि आप, ये तो कोर फील्ड के चेंज हो गए। इधर देखिए यहां पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड के अंदर ये आपकी सारी बातें आ जाती हैं। आपको जो भी एडिट करना, डिलीट करना, जो भी आपके चेंजेस हैं आप यहां पे कर सकते हैं, वैसे करके बताया जा सकता है। सारी बातों को आप मालिक यहां पर ऐड कर सकते हैं। इज इट ओके? हां सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड के चेंजेस ये हैं। चेंजेस इन कोर फील्ड, बिजनेस नेम चेंज, एड्रेस चेंज, change in director, partners, etc. These are the core changes. Every RC, registration certificate या UIN holder shall inform the proper officer any changes in the information furnished at the time of application or thereafter. उसके बाद कोई एप्लीकेशन के वक्त से कोई चेंज हुआ या उसके बाद कोई चेंज हो गया, अगर मान लीजिए मैं अभी भी अपना एड्रेस चेंज कर दूं तो वो भी मुझे यहां पर इंटीमेट करना पड़ जाएगा, वैसे करके, ठीक है जी। हाउएवर ऑफिसर में अप्रूव, अधिकारी कोर फील्ड के चेंज को अप्रूव करेगा विद इन 15 वर्किंग डेज, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है अपॉर्चुनिटी बिंग। हालांकि कोई रिजेक्शन नहीं हो तो देखा हमने, अप्रूव कर देता है, लेकिन वो मैनुअली अपना कर रखा है कि ठीक है भाई साहब, कोर फील्ड में अगर चेंज है तो वो आपका मैनुअली होगा, यानी अधिकारी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा तभी बात होगी। लेकिन चेंजेस इन नॉन कोर फील्ड, आपका फोन नंबर चेंज हो रहा है, ईमेल आईडी चेंज हो रही है ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, तो वहां पर जस्ट आप इंटीमेट कर दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए। यहां पर अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है, और पोर्टल पर जाके कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये चेंज होने के बाद आपके पास जो कॉपी आएगी आरसी की, वो भी आपको वहां पर मैंने दिखा दी कि इस तरह से कॉपी आपकी वहां पर आती है। कितना मन लगता है ना पोर्टल के साथ, बताओ ना मालिक। आपको इस पर्टिकुलर क्लास का फीडबैक शानदार तरीके से देना, क्योंकि अब मेरे कंप्लायंसेस, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन खत्म हो गया। देखो ना, अलग अलग रंग होते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे जहां पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन। कुछ चैप्टर्स के अंदर हमें कंसेप्ट पकड़ना होता है, आईटीसी और कंप्यूटेशन, और पिक्चर विक्चर की कोई जरूरत नहीं है। और जो हमारे ये रजिस्ट्रेशन, मैनर ऑफ पेमेंट, यहां पोर्टल का इस्तेमाल है। तो जहां जैसी जरूरत, कहीं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, कहीं कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, जहां पर जबरदस्त प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, आईटीसी और कंप्यूटेशन का चैप्टर, और कहीं पर अब ये पोर्टल के माध्यम से जो आपके कंप्लायंस वाले चैप्टर हैं, सारे के सारे पोर्टल के साथ में लिंक करके चलूंगा। आप देखिए, शायद ही हमारा 2 घंटा 12 मिनट हो गया, अभी तक ब्रेक देने का मन नहीं हुआ, ना ही शायद आपका ब्रेक लेने का मन हुआ होगा मालिक। ये पोर्टल की महिमा है। तो उसके बाद बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में कैंसिलेशन का होगा रिवोकेशन। ये 2 स्टेप आपके
और बचते हैं। तो चलो ब्रेक दे ही देते हैं आपको, और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ा के चलेंगे। दो चीजें, जन्म हो गया आरसी का, उसमें चेंजेस भी आ गए, अब मृत्यु की बारी है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खत्म कैसे होगा, और खत्म के बाद रिवोकेशन, उसका पुनर्जन्म कैसे होगा, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो